हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एंड्रॉइड जो हमें इतने सारे फीचर्स देता है। ओप्पो की तरफ से आपको कैमरा में बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, सैमसंग की तरफ से आपको डिजाइन बहुत अच्छा मिलेगा, रियलमी कम दाम में आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस वगैरह देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आज के स्मार्टफोन में जो हमें फीचर के नाम पर दी जाती है, लेकिन उनमें से बहुत सी ऐसी है जिनका आज हम प्रैक्टिकली कोई भी यूज नहीं करते। आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि कौन से फीचर्स हमारे लिए बिल्कुल ही यूजलेस हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले हार्डवेयर से शुरू करें तो सबसे पहला जो मुझे यूजलेस फीचर लगता है वो है रिवर्स वायरलेस चार्जिंग। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को शायद वायरलेस चार्जिंग भी एक तरह से गिमिक ही लगता हो, गिमिक नहीं मतलब यूजलेस फीचर लगता हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए ये फायदेमंद होता है। वो अपने डेस्क पर गए, सुबह सुबह फोन रख दिया जैसे रोज रखते हैं टेबल पे, फोन चार्ज भी हो रहा है, उसको उठाया अपना, वो अनप्लग प्लग करना, इन सब की झंझट खत्म हो गई। तो वायरलेस चार्जिंग का मैं समझ सकता हूँ, लेकिन रिवर्स वायरलेस चार्जिंग मेरे हिसाब से किसी भी काम की नहीं है। रिवर्स वायरलेस चार्जिंग किस में आती है? वायरलेस चार्जिंग जो है वो खुद ही फ्लैगशिप में आती है, तो रिवर्स वायरलेस ऑब्वियसली फ्लैगशिप में ही आएगी। और ये फ्लैगशिप जो फोन्स है इनकी बैटरीज कितनी होती है? करीब 4000 से लेके 5000 mAh तक की। तो खुद एक तो बैटरी इतनी ज्यादा कम है, ऊपर से इन फोन्स के अंदर आपको बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है, इसमें बैटरी जाएगी। आपको ज्यादा ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है, अच्छे वाइब्रेटिंग मोटर्स देखने को मिलते हैं जो कि ज्यादा बैटरी कंज्यूम करते हैं। आपको जो चिप मिलती है वो ज्यादा पावरफुल रहती है, जितनी ज्यादा वो पावरफुल होगी उतनी ज्यादा वो उसे पावर भी चाहिए, उतनी ही ज्यादा वो बैटरी को भी कंज्यूम करेगा। तो ओवरऑल फ्लैगशिप फोन्स की जो बैटरी है वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती। तो ऐसे में एक ऐसा डिवाइस जिसकी बैटरी खुद ही 1-1.5 दिन तक चल रही है, उसको रिवर्स वायरलेस पैड की तरह यूज करना किसी दूसरे डिवाइस को चार्ज करने के लिए, क्या सेंस बनता है इस बात का? हाँ, माना आपके पास जो एयरपॉड्स वगैरह जो अब इकोसिस्टम बन रहा है उसमें आप अपने फोन के ऊपर उसको रख दिया, वो चार्ज होता गया। तो पहली बात वो बहुत ही ज्यादा स्लो रेट से चार्ज होगा। ये चीज किस केस में काम आएगी? इमरजेंसी के केस में। मान लो आप कहीं जा रहे हो, 2 घंटे का टाइम है, तो ऐसे में आप अपने फोन पर रख दो, वो चार्ज होता रहेगा। लेकिन अगर पता चला कि आधे घंटे 45 मिनट तक वो लग गया चार्ज होने में, आपका 2 घंटे का जर्नी था, 45 मिनट तो यहीं चले गए, किस बात का वो रहा? प्लस जब आप फोन लेकर निकले थे तब वो 100% था, अब वो करीब 60% के आसपास रह गया है चार्ज। दूसरा, जब वो फोन इतनी जल्दी डिस्चार्ज होगा और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का इस्तेमाल रोज करोगे दूसरे डिवाइस को चार्ज करने के लिए, तो आपकी बैटरी बहुत तेजी से डिस्चार्ज होगी। और हमेशा जब बैटरी बहुत ही तेजी से चार्ज होती है, तेजी से डिस्चार्ज होती है, तो वहां पर बैटरी हेल्थ पर उसका नुकसान पड़ता है, ओवरऑल फोन की लॉन्जिटिविटी खराब होती है। तो मेरे हिसाब से वायरलेस चार्जिंग ठीक है, लेकिन रिवर्स वायरलेस चार्जिंग दूसरे डिवाइस को करने के लिए वो मेरे हिसाब से कोई भी सेंस नहीं बनाती। दूसरे फीचर की अगर मैं बात करूं तो वो है 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले या फिर 165 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले। ये मेरे हिसाब से फोन के अंदर एक गिमिक ही है, मतलब यूजलेस फीचर है। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी हम 60 से 90 पर जाएंगे ना, तो हमें एक फर्क देखने को मिलेगा। हम 90 से 120 हर्ट्ज तक जाएंगे तो हमें उतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा जितना हमें 60 से 90 के बीच में देखने को मिला था। इसी तरीके से अगर आप 120 से 144 पे जाते हो तो आपको ये डिफरेंस और भी ज्यादा कम महसूस होगा, और आप 144 से लेके 165 तक जाते हो तब ये डिफरेंस और भी ज्यादा कम हो जाएगा। हमारा फोन छोटा होता है ना, छोटे डिस्प्ले के अंदर जितना ज्यादा आप बढ़ाते जाओगे उतना ही डिफरेंस आपको कम नोटिस होता जाएगा। हाँ, यही चीज अगर आप बड़े डिस्प्ले में करोगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा। आपका मॉनिटर हो गया, वहां पर मॉनिटर ऐसे होता है, ये वाली साइड बड़ी होती है, फोन हमारी ये वाली साइड ऐसे यूज करते हैं हम। तो इसी वजह से एक आइकन यहाँ से लेकर यहाँ तक जब जा रहा है उसमें वो 60 से 90 बार रिफ्रेश होगा, तब आपको ज्यादा पता चलेगा इन कंपेरिजन टू जब वो 144 से 165 बार रिफ्रेश होगा। तो इसी वजह से नॉर्मल जो आपका मैक्सिमम जाना चाहिए 120 हर्ट्ज इज मोर देन इनफ। ये एक बिल्कुल परफेक्ट मिडल पॉइंट है, ना तो ये रिफ्रेश रेट बहुत ज्यादा है, ना ये बहुत कम है, और ये बैटरी पर भी आपका इतना ज्यादा असर नहीं डालेगा। तीसरे यूजलेस फीचर की अगर मैं बात करूं तो वो है आपके 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल के मैक्रो सेंसर। मैक्रो सेंसर की अगर मैं बात करूं तो वो अगर कंपनी उसको हटाकर अल्ट्रा वाइड सेंसर पर ज्यादा मेहनत करेगी, उसको ज्यादा ऑप्टिमाइज करेगी, एक अच्छा सेंसर यूज करेगी अल्ट्रा वाइड के लिए, और अगर आप अल्ट्रा वाइड के अंदर ऑटो फोकस दे पाते हो तो आप उसी अल्ट्रा वाइड सेंसर से मैक्रो फोटोज भी ले पाओगे। तो यहाँ पर ये किसी काम का नहीं। रही बात डेप्थ सेंसर की, वो भी किसी काम का नहीं, क्योंकि जितने भी फोन है गूगल पिक्सल ही लगा लो, वो बिना डेप्थ सेंसर के आपको इतनी तगड़ी पोर्ट्रेट फोटो लेके देता है। तो यहाँ पर आप कहोगे कि भैया गूगल का जो कैमरा है वो तो बहुत तगड़ी पोस्ट प्रोसेसिंग करता है, हमारे पास उस लेवल की पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं है। तो यहाँ पर दूसरी कंपनी के जो कैमराज है उसमें फ्रंट कैमरा रहता है, उसमें पोर्ट्रेट मोड रहता है, क्या वहाँ पर कोई डेप्थ सेंसर है? उसने कैसे मेजर करा कि आपका
सब्जेक्ट क्या है, बैकग्राउंड क्या है, किसको ब्लर करना है, किसको ब्लर नहीं करना, उसने भी तो पोस्ट प्रोसेसिंग ही करी है ना। तो वही चीज आपको पीछे भी कैमरे में दी जा सकती है, वही चीज उसके साथ भी करी जा सकती है, लेकिन सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए यहाँ पर फालतू के कैमरास दिए जाते हैं। तो 2021 में ये ट्रेंड तो बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, नंबर पर कंपनीज को अब ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके बाद अगले फीचर की अगर मैं बात करूँ तो वो आपके स्मार्टफोन के अंदर 4K स्क्रीन का देना। हालांकि अभी तक सोनी ही ऐसी कंपनी है जो आपको 4K डिस्प्ले देती है, लेकिन मे बी फ्यूचर में आपको सैमसंग भी देने लग जाए, OnePlus देने लग जाए, ओप्पो देने लग जाए, क्योंकि ये लोग नंबर गेम में तो खेल ही रहे हैं। तो 4K स्क्रीन आपके फोन के अंदर किसी भी काम की नहीं है भाई। इतने छोटे डिस्प्ले में आप इतने सारे पिक्सल्स को अरेंज करोगे, क्या ही फायदा मिल जाएगा। यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट काम करता है जो आपका रिफ्रेश रेट में काम कर रहा था। यहाँ पर भी जब आप 720p से 180p में जाओगे तो आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। 180p से आप 1440p या 2K की तरफ जाओगे तब आपको और ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तब जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना 720p से 180p में बढ़ा था। अब आप इस 2K से जब 4K पे जाओगे तो आपको डिस्प्ले के अंदर कोई भी लिटरली कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। इतना माइनर सा चेंज आएगा जो आप अपनी आंखों से तो नोटिस कर ही नहीं पाओगे। इसके बाद अगले फीचर की अगर मैं बात करूं तो वो है NFC। आज इंडिया में NFC का कोई भी काम नहीं है। हमारे पास ना तो गूगल पे का वो वाला फीचर है कि हम टैप करके पेमेंट कर दें, हमारे पास सैमसंग का फीचर है लेकिन वो भी कहीं भी चलता नहीं है। बहुत ही रेयरली जगह है जहाँ पर टैप टू पे वाला फीचर चलता होगा, और सैमसंग पे का इस्तेमाल इंडिया में बहुत ही कम लोग करते हैं। एप्पल पे नहीं है कि हम ये टैप करके कोई भी पेमेंट कर सके। यहाँ पर बहुत सारे ब्लूटूथ ईयरफोन्स आने लगे थे जो आप NFC की तरह मतलब कनेक्ट कर सकते थे, आपको पेयर करने की जरूरत नहीं है, टैप करो NFC के थ्रू वो कनेक्ट हो जाते थे। लेकिन अब जो भी कंपनीज है वो अपने ऐप दे रही हैं, आप उस ऐप के थ्रू वो कनेक्ट कर सकते हो, या फिर जो TWS है उसमें जब आप उसके ढक्कन को खोलते हो तो आपको ऐसा पेयरिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो NFC का कुल मिलाकर यहाँ पर कोई भी काम अब रह नहीं गया है। यहाँ पर नेक्स्ट यूजलेस फीचर की अगर मैं बात करूँ तो वो है 8K वीडियो रिकॉर्डिंग। आप अपने फोन में 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर तो लोगे, यहाँ पर उसका फाइल साइज पता है कितना बनेगा? करीब मैंने जब S21 अल्ट्रा में करके देखा था तो 1 मिनट का फाइल साइज बन रहा था 650-700 MB के आसपास। तो 1 मिनट 700 MB, तो फाइल साइज बहुत ज्यादा बन गया। दूसरा, कोई भी डिस्प्ले ऐसी नहीं है जो आपको 8K दिखा सके। जिस कैमरे में आपने जो S21 अल्ट्रा में 8K वीडियो ली है वो खुद आपको 2K में ही दिखा सकता है चीजों को, उसकी डिस्प्ले 2K की है। आप 8K कंटेंट अपलोड कहाँ कर पाओगे? केवल यूट्यूब पर, और कोई बहुत दूसरी प्लेटफॉर्म नहीं है जो ज्यादा यूज होती हो इंडिया में। यूट्यूब पर 10% लोग भी नहीं होंगे जो 4K में देखते होंगे। 8K कितने लोग देखेंगे? 8K की डिस्प्ले ही नहीं है किसी के पास। अब यहाँ पर आप ये बोलोगे कि भैया ये तो फ्यूचर रेडी होने के लिए है, तो जब तक 8K नॉर्मल होगा ना तब जाकर, अभी तो 4K नॉर्मल नहीं हुआ है। 1080p पे भी बहुत कम लोग देखते हैं। यहाँ पर वही नंबर गेम को न खेल के ऑप्टिमाइजेशन पे काम करो ना, वीडियोग्राफी के अंदर स्टेबिलिटी पे काम करो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ आईफोन इसीलिए लेते हैं कि उनकी उसमें वीडियो अच्छी आती है, वरना उन्हें आईफोन इतना पसंद नहीं है, सिर्फ वीडियोग्राफी के लिए ले रखा है। तो अगर वो चीज एंड्रॉइड में आ गई तो वैसे लोग तो एंड्रॉइड की तरफ भागेंगे ना। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जब भी आप इस कैमरे को उठाओगे, किसी भी कंडीशन में, आप धूप में हो, छाव में हो, अंधेरे में हो या बहुत ज्यादा ब्राइट इलाके में हो, आपको एक ठीक ठाक यूज लायक फुटेज मिल जाएगी। वो चीज एंड्रॉइड के अंदर नहीं है। इतना ज्यादा जब वेरिएशन होगा ना तो आपको कहीं ना कहीं पे आपके स्किन टोन खराब है, कहीं पे कुछ दिक्कत है, कहीं पे कुछ दिक्कत है, कहीं पे डायनामिक रेंज में दिक्कत है। तो ये सारी चीज आपको अगर फिक्स कर लेते हो इस 8K वगैरह के फीचर को देने के बजाय, तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर मैं अगले फीचर की बात करूँ तो वो है आपके फोन के अंदर जो क्लीनर्स दिए जाते हैं, जो फोन मैनेजर्स दिए जाते हैं, डेटा रिमूविंग ऐप दिए जाते हैं, वो सब के सब गिमे गए फालतू के फीचर्स हैं। आपका जो एंड्रॉइड सिस्टम है वो खुद इतना स्मार्ट है कि वो खुद वायरसेस को स्कैन कर सकता है। गूगल प्ले पर इतने सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं, अपनी रैम मैनेजमेंट वो खुद ही कर सकता है। उसको आपका जो कैश डिलीट करता है, जो रैम से मेमोरी डिलीट करता है, उसकी जरूरत नहीं है। वो खुद इतना इंटेलिजेंट है, इसीलिए इसे स्मार्टफोन कहते हैं। जो क्लीनिंग ऐप आपके होते हैं वो आप हर 10 मिनट में रन कर देते हो, कुछ रहने ही नहीं देते आपके उसमें। तो मेरे हिसाब से क्लीनिंग एप्स, वायरस स्कैनर, जितने भी ये सब आते हैं वो एक फालतू का यूजलेस एप्लीकेशंस हैं। इसके बाद अगले यूजलेस फीचर की अगर मैं बात करूं तो वो है डॉल्बी एटमॉस। हाँ, मैं डॉल्बी विजन के लिए मान सकता हूँ कि वो हमें HDR कंटेंट देखने में हमारी मदद करता है। डिस्प्ले हमारे केपेबल है कि वो डॉल्बी विजन को दिखा सकें, लेकिन डॉल्बी एटमॉस वो बिल्कुल अलग सीन है। डॉल्बी एटमॉस देखो, ओरिजिनली जो क्रिएट करा गया था वो करा गया था उसके लिए, थिएटर्स वगैरह के लिए। उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, मैक्सिमम तो कितना भी जा सकती है, मिनिमम उसके लिए चाहिए 5.1.2 सिस्टम। मतलब 5 आपके स्पीकर होने चाहिए, 1, 2, 3
2 पीछे, 5। एक आपका सबवूफर होना चाहिए जो आगे लगा रहेगा, 2 आपके हाई स्पीकर्स होने चाहिए, मतलब जो ऊपर की साइड दोनों साइड लगे रहेंगे। तो यहाँ पर ये 8 चैनल्स मिलकर मिनिमम आपका डॉल्बी एटमॉस को क्रिएट करते हैं। और ये चीज करी गई थी ताकि आपको सराउंड स्पीकर का सिस्टम मिल सके, सराउंड साउंड मिल सके। जैसे हीरो ने गोली अगर इधर से इधर चलाई तो आपको वो गोली इधर से इधर जाती हुई सुनाई भी देगी, दिखाई देने के साथ साथ। तो इसी चीज को 2 स्पीकर के साथ रेप्लिकेट करना इतना ज्यादा आसान नहीं है और उसको जस्टिफाई भी वो नहीं कर सकते। और साथ ही साथ अगर आपको नहीं पता तो डॉल्बी जो है वो डॉल्बी विजन का और डॉल्बी एटमॉस का दोनों का अपना रॉयल्टी चार्ज करती है। तो ऑब्वियसली कंपनी को इन्हें जब पैसा देना है तो वो पैसा खुद तो देंगे नहीं, वो कस्टमर से लेंगी। तो आपके फोन की प्राइस बढ़ जाती है सिर्फ इस टैग को ऐड करने के लिए, डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी विजन। तो अब आपका सवाल हो सकता है कि भाई जब हम हेडफोन में देखते हैं तो वहां पर तो हमें डॉल्बी एटमॉस सुनाई देता है, वहां पर तो चीजें इधर से उधर जाती हैं। हाँ जाती हैं, लेकिन वो चीज आपके सॉफ्टवेयर के साथ भी करी जा सकती है। आपको डॉल्बी का लाइसेंस खरीदने की जरूरत नहीं है, उनके पेटेंट का यूज करने की जरूरत नहीं है। एप्पल क्या करता है, उसके जो एयरपॉड्स प्रो या मैक्स में जो सराउंड साउंड वाला सिस्टम है वीडियोग्राफी में या जो म्यूजिक में अभी आया है, वो भी तो जायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर का यूज करता है, वो तो इसे डॉल्बी एटमॉस में यूज नहीं करता। तो यहाँ पर डॉल्बी विजन तो ठीक है, लेकिन डॉल्बी एटमॉस किसी भी काम का नहीं है। अब अगर मैं लास्ट यूजलेस फीचर की बात करूं तो वो है 16 GB रैम हमारे फोन के अंदर। क्या 16 GB रैम से आपके फोन की स्पीड बढ़ती है? हाँ बढ़ती है, करीब 4 से 5%। क्या रियल लाइफ में ये डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। एंड्रॉइड के अंदर कोई भी बड़े से बड़ा हैवी से हैवी ऐप ऐसा नहीं है जो एक साथ आपकी 8 GB मेमोरी को यूज कर सके। दूसरी बात, यहाँ पर ज्यादा रैम होने की वजह से रैम उस ऐप को किल नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास स्टोरेज है, वो रैम को मतलब एप्स को संभाल सकता है, वो कंटिन्यू काम करता रहेगा। रैम इज अ टाइप ऑफ कैपेसिटर स्टोरेज डिवाइस, उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो कैपेसिटर्स में स्टोर होता है। कैपेसिटर को पावर चाहिए होती है। ओवरऑल जो बैटरी है वो आपकी बढ़ गई, साथ ही साथ जो आपके एप्स कंटिन्यूस रन कर रहे हैं वो आपकी प्रोसेसिंग पावर भी ले रहे हैं, वहां पर भी आपकी बैटरी जा रही है। तो ओवरऑल 16 GB रैम जितना आपका फायदा नहीं कर रहे, उससे ज्यादा तो आपका नुकसान कर दे रहे हैं। आप क्या ही कर लोगे इतने सारे एप्स को बैकग्राउंड में रख के? क्या वो अगर एक इतना ही जरूरी ऐप है, एक ऐप या 2 ऐप को तो एंड्रॉइड आराम से 8 GB के जो रैम वाले फोन है वो तो आराम से उसको रख सकते हैं। आपको क्या ऐसा चाहिए कि आपने जो गेम कल छोड़ा था वो आज वहीं से आपको मिले? अगर वो 16 GB या 20 GB रैम भी आ जाए तो भी वो वहां से मिलेगा नहीं, वो वहां से रन हटा दिया जाता है रात में। तो यहाँ पर 16 GB रैम मेरे हिसाब से कोई भी सेंस नहीं बनाता। 8 GB रैम इज मोर देन इनफ अगर उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज कर दिया जाए तो बस ये सारे पॉइंट्स ऐसे थे जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि ये 2021 में एक तरह से यूजलेस हैं। आपको कुछ ऐसे और फीचर्स लगते हैं जो आपको लगता है कि हाँ अभी किसी की भी काम के नहीं है, या तो वो फ्यूचर में काम के होंगे या फिर वो पास्ट में काम के थे? तो उन सारी चीजों को नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।